बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान में एक ही बहस हो रही है कि बजट जो 11 जून को पेश किया गया है, क्या ये पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक बिल्कुल सही है या इससे बेहतर भी हो सकता था। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब से ये मुल्क बना है, हमारा मीज़ानिया कभी भी बैलेंस नहीं हुआ। यानी हमारी आमदनी और हमारा ख़र्च हमेशा गैर मतवाज़न होता है। हमेशा से हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, जिसको ठीक करने के लिए ना कभी सीरियस कोशिश की गई। इसमें मुल्क के सब तबक़ात शामिल हैं, चाहे हुक्मरान हों या अवाम हों। सब लोगों ने इस तबाही में अपना हिस्सा डाला है। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, आर्म फोर्सेस हैं, जुडिशरी है, जो ताकतवर जितने तबके हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, कोई भी इस चीज़ को सीधा करने के लिए अपना रोल सही प्ले नहीं कर रहा। हालांकि ये इतना बड़ा मुल्क है, इतने वसाइल हैं इसमें, इसको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेशन कुल जो डायरेक्ट टैक्सेशन का तखमीना है वो 5,829 अरब लगाया गया है और 2080 के अरब के करीब नॉन टैक्स रेवेन्यू की उम्मीद जाहिर की गई है, जो कुल मिला के 7,909 अरब बनेगा, जबकि कुल अखराजात जो हैं वो 11,500 अरब हैं। और उसमें अगर सूबों का हिस्सा जो कि 3,412 अरब रुपए है, वो माइनस करने के बाद जो नेट खसारा बचेगा वो 3,990 अरब का है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो ये खसारा हम चैलेंज समझ के पूरा क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे तबक़ात ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, जिनमें हमने शुरू से लेके एक तरीक़ा रखा हुआ है कि जो फार्मल सेक्टर है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको हम हमेशा टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन हो चुका है। और उसकी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ इसलिए हमारे मुल्क में नहीं हो रही कि 36 किस्म के टैक्स जो हैं हमने इंडस्ट्री के ऊपर लगाए हुए हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी बेस को बढ़ाएं। बेस को बढ़ाने का मतलब ये है कि हम अपना जो टैक्सेशन का नेटवर्क है उसको बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं, ना कि जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर ही हम बोझ डालते जाएं। आज भी दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी टैक्स टू जीडीपी रेशो कम 15 से 20% के करीब है, और हम आज भी 10% से भी कम रेशो पे जा रहे हैं। यानी हमारी को इस बजट में जो शो किया गया है, हमारी जीडीपी का हुजम तकरीबन 47,000 अरब से ज़्यादा शो किया गया है, और हम टैक्स कोई 4,500 अरब के करीब इकट्ठे करने जा रहे हैं, जो कि लेस देन 10% है, जो कि बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे मेजर सेक्टर हैं, जीडीपी को जो कंपोज करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो तकरीबन
52-53% है, एग्रीकल्चर कोई 20-21% है, और बाकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री तो अपना हिस्सा दे रही है, लेकिन जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे टैक्स ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, कई दफ़ा कोशिश हो भी चुकी है, लेकिन ये सेक्टर इतना स्ट्रांग है, इतनी मोनोपलीज हैं, इतने जत्थे हैं, इतनी उनकी ताकत है। ये जो रिटेल का यानी कि 4-5 मिलियन जो रिटेल आउटलेट्स हैं, इनके ऊपर कोई बंदा हाथ ही नहीं डाल सकता। और ये लोग खुद तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स जो है वो चंद हज़ार देते हैं। इसी तरह जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, जो जिनके खरबपति हैं, जो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। असल में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यही होती है कि अमीर से लेके गरीब की तरफ डाइवर्ट किया जाए, अमीर से लिया जाए, गरीब पे खर्च किया जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा मामला है कि हमारी आज भी जो कंपोजिशन है टैक्सेशन, जो प्रोजेक्शन दी गई है, उसमें 3600 अरब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सिर्फ 2000 के करीब डायरेक्ट टैक्सेस प्रोजेक्शन जो दी गई है। 3600 अरब का मतलब ये है कि ये सब टैक्स 3600 अरब गरीब लोग देंगे, और अमीर लोग जो हैं वो 2000 वो भी पता नहीं दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो लिहाजा एक डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें विल ऑफ द पावर, इसमें जो है ना रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करने की ज़रूरत है। और दूसरी, गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो टैक्स दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा तबका ये कहता है कि जो टैक्स दिया जाता है वो हमारे ऊपर खर्च नहीं होता, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा चोरी हो जाता है, किकबैक्स की शक्ल में, रिश्वत की शक्ल में। तो लोगों की किसी हद तक ये शिकायत शायद जायज़ भी होगी, लेकिन ये इस बात का बहाना नहीं है कि आप टैक्स दें ही ना। गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, करप्शन को रोकना चाहिए, और जो टैक्स है वो हर एक को देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एक चैलेंज समझ के इस कौम को एक साल ये तहैया करना चाहिए कि हमने अपने पूरे बजट का खसारा कम करना है। ये जो 3990 अरब का ये इन्होंने खसारा शो करने जा रहे हैं, ये टैक्स वंस फॉर ऑल, कोई सोर्स, वैसी बात नहीं है कि यहाँ पे सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ से ये निकाला जा सकता है। कुछ लोग वॉलंटियर्स के तौर पे आगे आएँ और ये टैक्स इसमें अपना हिस्सा डालें, और सर्विसेज सेक्टर जो है वो अपना हिस्सा इसमें डाले। तो ये कोई वजह नहीं है कि ये 4000 अरब आम टैक्स इकट्ठा कर नहीं पाते, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो भी गवर्नमेंट होती है ना उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, ना ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी होती है। दूसरी, वैसे भी मिनहसल कौम, हमारे अंदर कौमियत का जज्बा है ही नहीं। हम इंडिविजुअल, हर आदमी अपने आप को वो कंफर्टेबल फील कर रहा है तो ठीक है, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट ना होने के बराबर है। यहाँ पे कोई जुडिशल सिस्टम हमारा बिल्कुल जो है वो नकारा है, कोई उसका कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो ये मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। हर साल अगर आप 4-5 हज़ार अरब कर्ज लेके, और पिछले कर्ज उतारने के लिए इस बजट में भी पिछले कर्जे और कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए 3100 अरब रुपए रखे गए। एक तो हमें ये नहीं समझ आती कि ये इतना बड़ा जो इकट्ठा कर लिया गया है, ये मैसिव डीवैल्यूएशन का भी इसमें काफ़ी रोल है कि जो 105 रुपये से डॉलर उठा के 170 रुपये का कर दिया गया। तो इसमें बहुत बड़ा चंक तो डीवैल्यूएशन की वजह से, फिर आपका बैंक का डिस्काउंट रेट उठा के 5.5% से उठा के 13.25% पे ले गए। तो उसकी वजह से जो डेट सर्विसिंग है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो कम से कम इसमें 1000-1200 का तो वही हिस्सा बन गया है।
तो वो एक बिला वजह डीवैल्यूएशन भी करने की कुछ समझ नहीं हमें तो आती, क्योंकि डीवैल्यू करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ती। पिछले 8-9 साल में हम 25 अरब के अंदर फंसे हुए हैं। 25 अरब डॉलर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हम। मतलब 2011 में हमने 25 अरब डॉलर की थी, उसके बाद हम 20, 21, 22, इस दफ़ा शायद फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 ईयर 10 ईयर्स अगर हम जो है वो 25 फिर बना लेते हैं या कर लेते हैं, तो ये क्या बात हुई। जबकि हमारे साथ ही लोग हैं, ये मतलब कोविड-19 भी लोग भुगत रहे हैं। बांग्लादेश 50 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। इंडिया कुछ है 700 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है, और हम अभी तक 25 बिलियन डॉलर पे फंसे हुए हैं। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए करेंसी जो डीवैल्यू की गई है, उसका अगर 5-10% एक्सपोर्ट्स बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गए। इंपोर्ट, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट हमारे 60 बिलियन के करीब होती है, और जितनी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, 100% तकरीबन बढ़ गई हैं। उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का भी होता है, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से हमारी जो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गई है, और चीज़ें महंगी हो गई हैं, और जिसकी वजह से महंगाई शूट कर गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा शूट कर गई है। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक तो करेंसी को बिला वजह डीवैल्यू करके और इंटरेस्ट रेट को, डिस्काउंट रेट को ऊपर ले जा के बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। इसमें गवर्नमेंट की पता नहीं कोई विजन की कोई ख़राबी थी या समझ नहीं आई है कि ये बहुत ही गलत फैसला था। और अभी भी जो 3100 डेट सर्विसिंग का रुपया है, उसके लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई सीरियस एफर्ट की जाए, कोई जो पुराने लोन हैं उनको रीशेड्यूल करवाया जाए, कोई लंबे अरसे के लिए उनको करवाया जाए, उनके ऊपर जो है वो, ताकि इंस्टॉलमेंट और हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट नीचे आए और वहाँ से हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले। तीसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा ख़र्चा है वो डिफेंस है। डिफेंस में हम बहुत, चूँकि शुरू उस दिन से लेके हमारा मुल्क जो एक सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, वेलफेयर स्टेट तो ये बना ही नहीं है, तो वो सारा पैसा जो है वो 1400 अरब रुपया निकाल के तो हम डिफेंस को दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे। तो ये अजीब सी सूरत हाल यहाँ पे बन गई है। तो मेरा तो ये हमारा ख्याल है कि अगर ये सर्विसेज सेक्टर को और बाकी की जो आपकी कस्टम ड्यूटी में पिलफरेज है, सेल्स टैक्स में पिलफरेज है, आपके इनकम टैक्स में प्रॉपर असेसमेंट है ही नहीं। वही अभी तक 14-15 लाख आपके जो हैं वो फाइलर हैं, जो कि कम से कम 50-60 लाख होने चाहिए। एक ही साल में इनको 50-60 लाख पे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सिंपल सी एक दलील है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ के करीब इस वक्त आबादी है। 25 करोड़ में से आपके 8, 8.5, 9 करोड़ की आपकी जो है वो मिडिल क्लास है, और 9 करोड़ की मिडिल क्लास में आपका 1/3 जो है, यानी तकरीबन 3 करोड़ तबका, 2.5-3 करोड़ जो आबादी है वो बहुत अमीर आबादी है। तो ये सारे का सारा फोकस जो टैक्स कलेक्शन का है, ये जो 2.5-3 करोड़ अमीर तरीन तबका है, इनकी तरफ होना चाहिए, जो 20-20 कनाल के घरों में रहते हैं, 8-8 कनाल के घरों में रहते हैं, 4-4 कनाल के घरों में रहते हैं, जिनके पास 2-2 करोड़ की 10-10, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, 25-25 नौकर हैं। तो ये क्यों नहीं, इनकी गाड़ियों पे टैक्स लगना चाहिए एनुअल, इनके घरों पे टैक्स लगना चाहिए, और इनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना चाहिए एनुअल। तो ये देखें टैक्स कलेक्शन होती है कि नहीं होती। और गरीब को थोड़ा रिलीफ दें आप, मतलब उसमें जो छोटी छोटी उसकी किचन आइटम्स है उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगा दिया, उसको रिलीफ दें, अमीर की तरफ लेके जाएं। तो ये कलेक्शन, ये एक दफ़ा एक साल कुछ रिलीफ आप इंटरनेशनल एजेंसी से, डोनर से लें, और ये जो 3100 अरब की डेट सर्विसिंग है, इसको 2000 पे लेके आना चाहिए फौरी तौर पे। इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें एफर्ट करनी चाहिए, और लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारा जो है वो बजट बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया है,
उसकी वजह से गरीब के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोझ पड़ रहा है। तो हमें रिलीफ दिया जाए, रीशेड्यूलिंग की जाए, लंबे अरसे के लिए पेमेंट डेफर कराई जाए, जिसकी वजह से आपका जो है कम से कम 1,000 अरब वहाँ से बचाया जाए। और ये जो 3,000 3,500 की जो है कलेक्शन लोग वॉलंटरली इसमें आए, एक मूव चलाई जाए, एक हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, जिसमें ये सारी टैक्स कलेक्शन करके 1 साल अगर आप ये कलेक्शन कर लेते हैं, इस मुल्क के लिए अगर आप 47,000 बिलियन की जीडीपी को अगर आप 20% पे करें तो तकरीबन 9,500 अरब का टैक्स बनता है। तो मतलब अगर आप 20% नहीं यार, आप 16-17% रेशो, और इतना लोगों के पास पोटेंशियल है टैक्स देने का। ये जो रिटेलर हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, करोड़ों में सेल करते हैं, हज़ारों में टैक्स देते हैं। तो ये सारे का सारा निज़ाम, फिर आपका जो सूबे हैं वो भी अपनी प्रोविंशियल लेवल पे भी कोई ख़ास एफर्ट नहीं कर रहे। अब जो इरिगेशन सिस्टम है आपका वो इतना, यानी उसके अंदर इतनी वो अनॉमलीज़ हैं कि ये पंजाब में जो इरिगेशन सिस्टम नहरी निज़ाम है, नहरी निज़ाम के ऊपर जो बंदा अपनी ज़मीन काश्त कर रहा है वो फ्री में कर रहा है, उसको 100 रुपये का मालिया देना पड़ता है। उसके अगेंस्ट दूसरा जो ट्यूबवेल पे कर रहा है, डीजल ट्यूबवेल पे, अब चावल की फसल है 1 एकड़ अगर नहरी निज़ाम पे वो लगा रहा है नहर के ऊपर, उसकी कॉस्ट क्या है, 100 रुपया पानी की। उसने 6 महीने के बाद 100 रुपया देना है। एक डीजल पे कर रहा है उसकी कम से कम 10,000 रुपया कॉस्ट है। एक बिजली के ट्यूबवेल पे कर रहा है उसकी भी 3,000 के करीब, 3,500 की कॉस्ट है। और तीनों ने एक ही मंडी में फसल बेचनी है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई एक आदमी को तो आपने इतनी ज़्यादा, वो बिल्कुल ही फ्री में उसकी वो फसल पक रही है। तो ये सारी डिस्टॉर्शंस दूर करने की ज़रूरत है। फिर नहरी निज़ाम की रिपेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं है, पानी चोरी हो रहे हैं, सूबे चीख रहे हैं, कोई मतलब इरसा बनाया हुआ है लेकिन इरसा भी पता नहीं, एक बिल्कुल नॉन फंक्शनल एंटिटी बना हुआ है, कोई उससे कुछ हो तो रहा नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ठहरी, एग्रीकल्चर में बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। एग्रीकल्चर में कई सालों से, पिछली कई दहाइयों में कुछ नहीं हुआ। अयूब खान के ज़माने में ये पंजाब में ये काला शक्काकुर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, बहादुर नगर फार्म बना था लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट के लिए, वो फैसलाबाद में बना था एक जो गंदम और फसलों के बीजों के लिए। कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अभी भी पुराने बीज वही गंदम के इस्तेमाल हो रहे हैं, चावल के बीज वही 86 और 85, यानी 40 साल पुराने बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, 35 साल। पैदावार हमारी फ़ी एकड़ बढ़ नहीं रही। फ़ी एकड़ आज भी चावल में 35-40 मन से ऊपर नहीं जा रहे, गंदम में भी हम 30-35 मन से ऊपर नहीं जा रहे। तो ये मतलब जब तक बीज नहीं होगा, आपकी रिसर्च नहीं होगी, अच्छे हाइब्रिड भी आजकल तो सीड आ गए हैं, उसमें लोग 70-70, 80-80 मन फी एकड़ ले रहे हैं पैदावार, तो उसको करो। फिर इसी तरह लाइफ स्टॉक में आप वही पुरानी भैंसें, वही पुराने गाय चल रही हैं जो 4-4 किलो दूध देती हैं। आजकल लोग 40-40 kg आराम से एक गाय से दूध लेते हैं, 15-20 kg भैंस से लेते हैं। तो भाई वो करो, उसकी उनको जो है उनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए कि उनको मॉडर्नाइज या उनकी नस्ल, नई नस्ल जो है या मॉडर्न या जो प्रोडक्टिव या जो प्रोडक्ट चीज़ें हैं उसमें लेके आएँ ताकि वो अपग्रेड हो सके। दूसरा सबसे एक बड़ा मसला ये है कि स्टैटिस्टिक्स ही सही नहीं है, या जो आपका जो इदारा शुमारियात है उसका डाटा, आज भी बजट में उन्होंने जो भैंसों की, जो गाय की, या जो जितनी भी लाइफ स्टॉक की फ़िगर दी है वो सारी मशकूक फ़िगर है। मतलब ना गुजरी कोई पैदावार का कोई सही उसमें है मेजरमेंट का कोई तरीका। तो जब तक ये आप पूरा डाटा ही सही नहीं करेंगे, आबादी आज तक सही नहीं गिनी जा सकी, ये आपका पूरा जो इकॉनमी का जो सिस्टम है जिसको मेजर करते हैं, इसके फिगर जो हैं, उसके लिए कोई आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए। आजकल ऑटोमेशन का दौर है, भाई कोई तरीका ऐसा बनाओ कि जिससे सारी आपको सही पता चले कि आपकी गंदम कितनी पैदा हुई, फसलों की पैदावार कितनी हुई है।
अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी इतनी हो गई है। इतनी अगर इतनी पैदा हो गई है, पंजाब में कहते हैं 3 करोड़ क्रॉस कर गई है टन, अगर क्रॉस कर गई है तो फिर इंपोर्ट क्यों की जा रही है? तो ये सारी फिगर फजिंग और इस तरह की सूरत हाल है, जिससे ये सारा मामला है। ये थोड़ी सी एफर्ट के साथ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, और दूसरी साइड पे एक्सपेंसेस जो है आपके उनको भी कर्टेल किया जाए, गैर ज़रूरी जो अखराजात है उनको रोका जाए। 500-600 अरब आपका जो गवर्नमेंट का रनिंग का ख़र्चा है, 480 अरब की सिर्फ पेंशन्स हैं। पेंशन्स को आप रैशनलाइज करें भाई, ये तो बढ़ता जा रहा है। ये तो लोग रिटायर हो रहे हैं और मतलब इतनी इतनी लंबी उम्रें पर बंदे के बाद बीवी को और ये वो बैठा के घरों में लाख लाख रुपए लोग पेंशन ले रहे हैं, 70-70 80-80 हज़ार पेंशन ले रहे हैं, और भी काम कारोबार करते हैं, उनकी औलादें भी कमा रही हैं और ख़ुद भी जनाब। ये अजीब यहाँ पे तो एक पैराडाइज बनी हुई है सरकारी मुलाजमीन के लिए। उसके अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है कि EOBI की पेंशन आज भी 8,500 रुपये है, जिससे क्या बन रहा है? 8,500 से कोई बंदा सर्वाइव कर सकता है? 2 मियाँ बीवी कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, वो बढ़ाते ही नहीं है। तो ये पूरे का पूरा हमारा निज़ाम ही जो है नाइंसाफ़ी और जुल्म पे मबनी है, जिसको ठीक करना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं करेंगे, ऐसे ही 4-4 हज़ार बिलियन हर साल जो है वो डेफिसिट होगा, और वो लोन के ऊपर लोन लेंगे, लोन के ऊपर लोन लिया जाएगा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ये काम ऐसे गड्ढे में गिरेंगे एक दिन जाके, बल्कि गिर चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए हर जी शऊर, हर बंदे को, एक छोटे से लेकर बड़े आदमी को, हर आदमी को एक कौमियत ज़हन में रख के एक कौमी दर्द के साथ ये सोचना चाहिए, और पहले से डबल टैक्स दें, जो दे रहे हैं वो भी ज़्यादा करें, और ये जो सर्विसेज सेक्टर हैं ये भी नेट में आए और वॉलंटरी टैक्स हैं, और एक दफ़ा बजट का डेफिसिट एक दफ़ा अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका मुल्क ट्रैक पे चला जाएगा, और गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो रोकें तो ये काम ठीक हो जाएगा।